Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहेगा जो कि डिपेंड होगा अपने SGPGI के एग्ज़ाम के पैटर्न पे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ रन करवाई जा रही है जो कि SGPGI के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अभी हमने स्टार्ट की है। प्राइस भी हमने उसकी काफ़ी अफोर्डेबल रखी है ताकि हर स्टूडेंट जो है वो उसका यूज़ ले सके और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सके। ठीक है, तो अपना पैटर्न वही रहेगा सेम। कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके कुछ टॉपिक्स हैं जो अपन डिस्कस कर लेंगे और टॉपिक्स में से क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी साथ साथ में हो जाएंगे। और ये जो सेशन है ये पीजीआई के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एसजीपीजीआई के लिए है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस है ऐसे हैं जो पीजीआई में भी पूछे जा चुके हैं और साथ साथ में नोट सेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो वन लाइनर्स में बताता हूँ तो वो सीएचओ के अंदर भी इम्पोर्टेंट आता है। तो ऐसे मत समझना कि केवल ये क्लास हमें पीजीआई के लेवल की है, नहीं, ये कंप्लीट अपने एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप सभी को पता है। तो ये एक उस बेसिस पे बनाया हुआ है अपना पैटर्न। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। क्वेश्चन है अपने पास में, द पोजीशन यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए हमें कौन सी पोजीशन है वो यूज में ली जाती है, जो कि क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही यूज में लेते हैं। ऑप्शंस हमारे पास में क्या है, लिथोटमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन या फिर सिम्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन को हम गायनोलॉजिकल प्रोसीजर के अंदर अपन प्रायोरिटी देते हैं? क्या रहेगा अपना आंसर इस क्वेश्चन का? तो अपन करेक्ट आंसर पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म आई है अपने पास में, क्या, गायनोकोलॉजिकल। तो गायनोकोलॉजिकल का क्या मीन्स होता है कि स्टडी ऑफ फीमेल बॉडी पार्ट। ओके, स्टडी ऑफ फीमेल बॉडी पार्ट इज अपन किस में करते हैं, गायनोकोलॉजिकल के अंदर करते हैं। साथ साथ में दूसरा क्या है, ऑब्स्टेटिक्स। तो ऑब्स्टेटिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसके अंदर भी बॉडी पार्ट एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ओके, ये दोनों अपन डेफिनेशन है। तो अब गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर के अंदर अपनी मोस्ट कॉमन हमारा पोजीशन पूछा है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, हम लिथोटोमी पोजीशन में अपन क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली अपन गायनोकोलॉजी पोजीशन में अपन देते हैं। ठीक है, तो लिथोटोमी पोजीशन में अपन क्या करते हैं कि पेशेंट को अपन फ्लैट सुलाते हैं। ओके, फ्लैट पोजीशन रखते हैं सबसे पहले, फिर उसके अपन क्या करते हैं, स्टैंड के ऊपर उसके पैर अपन ऐसे सिचुएट करते हैं। ठीक है, रखते हैं अपन। ठीक है, तो इसका एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ठीक है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, लंबे टाइम तक अगर पेशेंट ऐसे रह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज डिक्रीज ब्लड फ्लो ऑफ लेग्स। तो लेग्स के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड वगैरह नहीं सर्कुलेट होगा, तो पेशेंट को क्या फील होगा, टिंगलिंग सेंसेशन। ठीक है, तो टिंगलिंग सेंसेशन इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, पेशेंट को पैरों के अंदर झंझनाहट महसूस हो सकती है। इसी के साथ ही एक और कॉम्प्लिकेशन आगे जाके क्या कन्वर्ट हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर यहाँ पे ब्लड फ्लो पैर का रुक चुका है, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ की मसल्स वगैरह पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रही हो। ठीक है, अगर ज़्यादा तरीके से उस पोजिशन में रहता है पेशेंट तो आगे जाके डीवीटी भी कोज कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आता है। दूसरा ऑप्शन में आपसे क्या पूछा गया है, सिम्स पोजिशन। तो सिम्स पोजीशन हम कहाँ यूज में लेते हैं, ओके, सिम्स पोजीशन अपन किस में यूज में लेते हैं, इनेमा देते हैं उस पोजीशन के अंदर अपन यूज में ले लेते हैं। साथ साथ में ये अपन सिम्स पोजीशन कैसी होती है, सबसे पहले पेशेंट को क्या करो, सुपाइन कर दो। सुपाइन करने के बाद में लेग फ्लेक्स टू 30 to 45 डिग्री तक उसका लेग फ्लेक्स कर दो। ठीक है, और पेशेंट को कहाँ रखो, लेटरल साइड के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाती है अपनी सिम्स पोजीशन। इनेमा के अंदर भी अपन काम में लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट सिम्स पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है वो इनेमा के अंदर काम में लेते हैं। इसके बाद में अपन और एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि भाई अम्बिलिकल कोड यहाँ पे प्रोट्रूड हो रही है या फिर आउट हो रही है, तो इस टाइम पे आप क्या पोजीशन दोगे, किसको प्रायोरिटी रखोगे,
तो देखिए यहाँ पे नीचे पोजीशन भी देते हैं और टेंडरलंबर पोजीशन भी देते हैं, बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी रहेगी? टेंडरलंबर्ग पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्रोलेप्स या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूड हो रही है, आउटसाइड दिखाई दे रही है आपको, तो टेंडरलंग पोजीशन, उससे प्रेशर आपको रिमूव करना है ताकि फीटल को जो है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई उसको पहुंच सके। इसके बाद में और क्या क्वेश्चन बन सकता है? नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन में कौन सी पोजीशन? हाई फॉलर प्लस नेक का यहाँ पे फॉरवर्ड, यहाँ पे हमें मूवमेंट करवाना होता है। ठीक है, नेक को अपन क्या, हेड लीन फॉरवर्ड। ठीक है, तो या फिर अपन बोल सकते हैं हेड लीन फॉरवर्ड, तो एयरवे वगैरह है वो अच्छे तरीके से ओपन हो जाएगा। और यही पोजीशन किस में देते हैं? एपिस्टेक्सिस के अंदर भी अपन यही पोजीशन यूज में लेते हैं। ठीक है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन नहीं देते हैं। ठीक है, एपिस्टेक्सिस के अंदर, और नोज को जो है वो पिंच करते हैं, पिंच द नोस्ट्रिल्स। ओके, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द नोस्ट्रिल्स, ये किस में देते हैं? एपिस्टेक्सिस के अंदर। इसके बाद में और क्या क्वेश्चन बन सकता है? ट्रेकियोस्टोमी, अगर ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन सी पोजीशन होगी? रोज पोजीशन। रोज पोजीशन कौन सी होती है? हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। इसके अंदर क्या करते हैं? नेक का हाइपर एक्सटेंशन करते हैं, फिर यहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी अपन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद में ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं? स्निफिंग पोजीशन। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट वन, आप अगर कैथेटर लगा रहे हो किसी पेशेंट में और पेशेंट कौन है? मेल है, तो कौन सी पोजीशन दोगे? सुपाइन पोजीशन। कैथेटर लगा रहे हो और फीमेल है, कौन सी पोजीशन? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इसके बाद में लास्ट वन, एनिमा के अंदर अपन क्या देते हैं? लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। कहाँ पे? एनिमा के अंदर। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी पूछे, हमारी ऐसी आशा है ताकि आपके क्वेश्चंस भी करेक्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, Which of the following code is associated with cardiac arrest during medical emergency? ठीक है, कोड से आजकल क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, आ सकते हैं आपके एसजी पीजीआई के अंदर भी और पीजीआई के अंदर भी पूछा जा सकता है कि which of the following code is associated with cardiac arrest during medical emergency? अगर मेडिकल इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो वहां पे कौन सा कोड यूज में लिया जाता है? ऑप्शन हमारे पास में कोड ब्लू, कोड ब्लैक, कोड ग्रीन या फिर कोड रेड। कौन सा कोड का हम यूज करते हैं कार्डियक अरेस्ट में? तो अपन आंसर की बात करते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट के अंदर हमें क्या करते हैं? कोड ब्लू को हम यूज में लेते हैं, किसमें? कार्डियक अरेस्ट। तो कोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोड ब्लू, कोड ब्लू में क्या आ जाएगा? कार्डियक अरेस्ट। इसके बाद में ब्लैक, ब्लैक किसमें देते हैं? अगर यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे बॉम्ब की यहाँ पे थ्रेट मिली है तो उस टाइम पे कोड ब्लैक एक्टिव करेंगे। नेक्स्ट कोड ग्रीन, ग्रीन को कब करेंगे? इवाकुएशन में। ठीक है, जल्दी से इवाकुएट करना हो तो उसके लिए ग्रीन का यूज करते हैं। ग्रीन के बाद में रेड, कोड रेड किसके लिए होता है? फायर के लिए। इसके बाद में कोड पिंक, पिंक के लिए क्या होता है? चाइल्ड एबडक्शन में कोड पिंक यूज में लेते हैं। इसके बाद में येलो, येलो किसके लिए लेते हैं? पेशेंट मिसिंग की अगर हो तो उसके अंदर अपन येलो कोड लेते हैं। उसके बाद में लास्ट वन ऑरेंज, ऑरेंज कोड किस में लेते हैं? डिजास्टर वाली कंडीशन के अंदर या फिर मास कैजुअलिटीज वगैरह हो तो वहां पे अपन क्या लेते हैं? कोड ऑरेंज हम यूज में लेते हैं। ठीक है, कोड जो है वो अकॉर्डिंग टू जो कुछ हेल्थ सेक्टर वगैरह है वो अपने अपने कुछ अलग देते रहते हैं, बट एम्स वगैरह है वो इसको राइट मानता है। तो अपने को अगर आप लोग एम्स की प्रिपरेशन भी साथ साथ में कर रहे हैं तो आप इन्हें करेक्ट मान के चल सकते हैं। ओके, अलग अलग कंट्री ने अलग अलग कुछ कोड्स के अंदर वेरिएशन किया, सारों में नहीं किया, कुछ में किया, बट यहाँ पे अपने जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो करेक्ट हो रहे हैं एग्जाम्स के अंदर वो इन्हीं कोड के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ट्रेकेस्टोमी इज डन इन विच ट्रेकिया रिंग? ठीक है,
ट्रेकोस्टोमी जो अपन प्रोसीजर करते हैं तो वो कौन सी ट्रेकियल रिंग के अंदर अपन परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन हमारे पास में है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर कोई आपसे स्पेसिफाई नहीं पूछा गया है तो मोस्ट कॉमन ट्रेकोस्टोमी कहाँ होती है, आपको यही मान के चलना है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ ले हाई ट्रेकोस्टोमी, लो ट्रेकोस्टोमी, ठीक है, या फिर प्लांट ट्रेकोस्टोमी या फिर इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी, अगर ऐसा कुछ पूछे स्पेसिफिक आपको कुछ बताए तो आपका आंसर थोड़ा बदलेगा। जबकि नॉर्मली पूछा है ट्रेकोस्टोमी कहाँ होती है तो आपको मोस्ट कॉमन जगह का आंसर करना होता है। ऑप्शन हमारे पास में क्या है, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेकियल रिंग में, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग में, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग में, या फिर नन ऑफ अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अपन ऑप्शन नंबर डी है वो तो अपन इनकरेक्ट मान लेते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। बट अभी अपन देखते हैं क्या आंसर अपना करेक्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होता है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ट्रेकियोस्टोमी है वो मोस्ट कॉमनली कहाँ परफॉर्म की जाती है, सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग के अंदर, ठीक है। अब इससे और आपको क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं इनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेकियल ट्रेकियल रिंग के बारे में। तो ट्रेकियल रिंग कितनी होती है नंबर के अंदर, तो ये 16 to 20 होती है, सी शेप की होती है, ठीक है। 16 to 20 इन नंबर्स एंड सी शेप की होती है। इसके बाद में क्या पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर, ट्रेकोस्टोमी क्यों परफॉर्म की जाती है, क्यों परफॉर्म की जाती है, फॉर लॉन्ग टर्म यूज के अंदर अपन क्या करते हैं, ट्रेकोस्टोमी का अपन यूज करते हैं, ठीक है। कब करना चाहिए, अब देखिए लॉन्ग टर्म यूज के अंदर देखो दो तरह की आती है ट्रेकोस्टोमी। एक आती है टेम्पररी ट्रेकोस्टोमी, दूसरी क्या आती है, परमानेंट ट्रेकोस्टोमी। तो देखिए टेम्पररी ट्रेकोस्टोमी, परमानेंट ट्रेकोस्टोमी दोनों तरह की ट्रेकोस्टोमी होती है। तो टेम्पररी ट्रेकोस्टोमी कब तक करते हैं, 14 to 21 डेज तक अपन क्या करते हैं, टेम्पररी ट्रेकोस्टोमी करते हैं। बट अगर कुछ एयरवे के अंदर कुछ कैंसर वगैरह कंडीशन वगैरह होती है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर अपन परमानेंट ट्रेकोस्टोमी भी करते हैं। तो ये किसके अंदर परफॉर्म करते हैं, जो भी कोई कैंसरस पेशेंट है या फिर बर्न वाले पेशेंट है जिनमें लंबे टाइम तक अपन यूज में लेते हैं, तो उसमें लिए अपन परमानेंट ट्रेकोस्टोमी यूज में लेते हैं, ठीक है। अब ईटी ट्यूब से ज्यादा होता है ट्रेकोस्टोमी, ठीक है। ईटी ट्यूब अपन 7 डेज तक काम में ले सकते हैं, 7 to 10 डेज तक, बट उससे ज्यादा अगर आपको काम में लेना है तो ट्रेकोस्टोमी लगाते हैं, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू, पोजीशन अभी अपन ने डिस्कस की थी, ट्रेकोस्टोमी की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, तो इसके अंदर पोजीशन होनी चाहिए रोज पोजीशन, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, हाइपर एक्सटेंशन करते हैं नेक का, ठीक है। तो यहाँ पे हेड को पकड़ के उसका हाइपर एक्सटेंशन करवाया जाता है यहाँ पे, तो वो हो जाती है अपने रोज पोजीशन, पिलो भी लगाया जाता है शोल्डर के नीचे। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू, ट्रेकोस्टोमी साइट, देखिए एक होती है हाई रिंग ट्रेकोस्टोमी, एक होती है लो रिंग ट्रेकोस्टोमी, और एक होती है इन दोनों के मीडियम में, ठीक है। तो देखिए हाई रिंग ट्रेकोस्टोमी कहाँ करेंगे अपन, कहाँ परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट 1 to 2 यहाँ पे ट्रेकियल रिंग के अंदर अपन हाई ट्रेकोस्टोमी करते हैं, लो ट्रेकोस्टोमी अपन परफॉर्म करते हैं 3 to 4 ट्रेकियल रिंग के अंदर, जबकि मिड ट्रेकोस्टोमी करते हैं अपन 2nd to 3rd ट्रेकोस्टोमी। ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि मोस्ट कॉमन अपन यही अपन काम में लेते हैं और इसे ही हमें हमेशा यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है, ठीक है। एमसीक्यू पूछा हुआ है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। इसके बाद में और क्वेश्चन बनता है, देखिए नोट सेट का क्वेश्चन है 2019 का, तो शायद इसके अंदर क्या पूछा गया था, कफ ट्रेकोस्टोमी। देखिए ट्रेकोस्टोमी दो तरह की आती है, एक आती है कफ वाली, एक आती है नॉन कफ वाली। तो जिसके अंदर कफ प्रेजेंट रहता है वो किसके लिए काम में ली जाती है, एडल्ट के लिए। नॉन कफ वाली किसके लिए काम में ली जाती है, चिल्ड्रंस में, ठीक है। नॉन कफ क्यों यूज में लेते हैं, ताकि वहाँ पे जो ट्रेकियल डेविएशन वगैरह नहीं मिले कफ के प्रेशर से, ब्लड सप्लाई वगैरह, और एडल्ट के अंदर हम कफ वाली यूज में ली जाती है, ओके। इसके बाद में एडल्ट के अंदर क्या क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे जो है ट्रेकोस्टोमी का जो प्रेशर है वो कितना रखते हैं अपन, ठीक है। इसके अंदर कफ का प्रेशर होता है 20 mmHg, ठीक है, नियर बाय 20 mmHg के अपन यहाँ पे प्रेशर अपन रखते हैं, ठीक है। प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या अपन यूज में लेते हैं, एनोरॉइड मैनोमीटर, ठीक है। एनोरॉइड मैनोमीटर से अपन क्या करते हैं, टीटी ट्यूब का अपन प्रेशर चेक करते हैं, ओके। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनता है अपना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दो तरह की ट्रेकोस्टोमी होती है, मैंने आपको बताई थी, एक होती है प्लांट एंड सेकंड वन होती है कौन सी,
इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी। तो प्लांट ट्रेकोस्टोमी कब होती है और कहाँ होती है और इंसिजन कैसा लगता है? तो देखिए, प्लांट ट्रेकोस्टोमी के अंदर इंसिजन कैसा लगाते हैं? हॉरिजॉन्टल अपन क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं। एंड ये प्लांट होती है हमारी सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग में या फिर थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग के अंदर हम काम में लेते हैं। जबकि इमरजेंसी के अंदर अपन कौन सा इंसिजन लगाते हैं? वर्टिकल। ठीक है, ध्यान में रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है आपको। तो इमरजेंसी के अंदर अपन वर्टिकल लगाते हैं। इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी कहाँ करते हैं? थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग के अंदर, मतलब क्या हो गया? लो ट्रेकोस्टोमी। ओके, इसके बाद में क्या क्वेश्चन बन सकता है और? ठीक है, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब के बाद में सक्शनिंग कब करनी होती है? तो सक्शनिंग के लिए अगर आपसे पूछे तो SOS, जब भी नीड हो पेशेंट को, तब यहाँ पे क्या करना है? ट्रेकोस्टोमी के अंदर अपन सक्शन वगैरह करना है। सक्शन कभी भी मोर देन 10 सेकंड तक अपन को नहीं करना है। ठीक है, नॉट मोर देन 10 सेकंड सक्शन नहीं यूज में लेना होता है। ठीक है, क्यों नहीं लेना? क्योंकि इसमें एस्पाइक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए, इसके बाद में हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए, सॉरी। इसके बाद में और क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारे यहाँ पे? देखिए, सक्शनिंग करने से पहले क्वेश्चन बनता है कि हाइपर ऑक्सीजनेट करना है पेशेंट को बिफोर सक्शनिंग। ठीक है, बिफोर सक्शनिंग हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना होता है सक्शनिंग से प्रिवेंट, हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करने के लिए। ओके, तो ये कुछ है। इसके बाद में देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट एक MCQ आपको मैं और बता देता हूँ यहाँ पे। अगर कोई पर्सन को सक्शन चल रहा है तो सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए? एडल्ट में, चाइल्ड में, इन्फेंट में और प्री टर्म बेबी के अंदर। ठीक है, तो एडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस के अंदर क्या रहना चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो, प्री टर्म की। भूलोगे नहीं, अगर आप नीचे से याद करोगे तो आपको 40 से स्टार्ट करना है। ठीक है, इस वे में अपने को लिखना है। ठीक है, अपने को लोअर ऑर्डर्स के अंदर लिखना है सबसे पहले तो। दूसरा, हमें अपर ऑर्डर की तरफ हमें प्रेशर बनाना है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो इन प्री टर्म में 40 to 60 mm मस्जिद रखेंगे अपन। यहाँ पे अपन 60 to 80 mm मस्जिद रख देंगे। यहाँ पे अपन 80 to 100 mm मस्जिद। यहाँ पे अपन 100 to 120 mm ऑफ अज्जी हम क्या रखेंगे? यहाँ पे प्रेशर हम रखते हैं किसका? सक्शन का। ठीक है, सक्शन करते हैं अपन, परफॉर्म करते हैं, तो इसके अंदर ऐसा प्रेशर हमें मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पे। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट मेजर करनी है तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज में लेते हैं? ऑप्शन हमारे पास में पिनार्ड स्टेथोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, एंडोस्कोप या फिर बोथ। बोथ में कोई भी दो। तो यहाँ पे बोथ, यहाँ पे हम देख लेते हैं बोथ 1 and 2। ठीक है, बोथ 1 and 2 या फिर मान लो बोथ 1 and 3, जो भी आपको ठीक लगे। तो कौन सा ऑप्शन अपन करेक्ट रहेगा इसके अंदर? अपन क्या करना है? फीटल हार्ट रेट हमें क्या करनी है? असेस करनी है। क्या रहेगा करेक्ट आंसर इसका? देखिए, फीटल हार्ट रेट असेस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जैसा अपना पैटर्न रहता है हर बार। फीटल हार्ट रेट कब स्टार्ट होती है? ठीक है, स्टार्ट, फीटल हार्ट रेट कब स्टार्ट होती है? 5th वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड। एंड दूसरा अगर क्वेश्चन पूछे आपको तो 21th डे ऑफ फीटल एज। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फीटल हार्ट रेट स्टार्ट 21 डे पे हो जाती है। कब? अगर क्वेश्चन आपसे पूछे फीटल एज से, और नॉर्मली आपसे वीक पूछे तो यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड का अंदर पूछ रहा है, वीक पूछ रहा है तो 5th वीक पे। क्यों? क्योंकि गेस्टेशन पीरियड कब से शुरू होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से, फर्स्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड से गेस्टेशन एज शुरू होता है। और फीटल एज कब से शुरू? फीटल एज, फीटस की एज मतलब जब वो फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में से माइनस अपन निकाल देते हैं। ठीक है, तो उस वो आ जाएगा अपना जब ओवम रिलीज होता है। ठीक है, उसका अपन डे यहाँ से निकाल देते हैं। ओवम रिलीज कब होता है? 14th डे को। ठीक है, तो इसके अंदर अपन 14 डे को नेक्स्ट निकाल के अपन मान लेंगे उसका क्या हो जाएगा? फीटल एज हो जाएगी वो। ठीक है, गेस्टेशनल एज कब स्टार्ट होती है? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट होती है। ओवम रिलीज होता है 14th डे पे। ठीक है, ओवम रिलीज के बाद में वो यहाँ से हमें क्या करना है, और यहाँ पे अगर वो फर्टिलाइज हुआ तो इसी टाइम से क्या होती है? फीटल एज हमें स्टार्ट होती है हमारी। ठीक है, और गेस्टेशन एज और फीटल एज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है।
पूछा हुआ है, बच्चे आते हुए भी रोंग कर देते हैं। इसके बाद में ये हो जाता है स्टार्ट। अब ये तो हो गया हमारा, तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। पिनार्ड स्टेथोस्कोप से अपन क्या करते हैं? फीटल हार्ट रेट को असेस करते हैं। कब कर सकते हैं? ठीक है, अभी बात करेंगे अपन। तो प्रोक्टोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप किसके लिए होता है? असेस रेक्टम। एंड एंडोस्कोप, जो भी जीआई सिस्टम के अंदर आपको असेस करना है तो वो अपन एंडोस्कोप से अपन असेस कर सकते हैं। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, यूएसजी से अगर आपको फीटल हार्ट रेट असेस करनी है, ठीक है, यूएसजी से आपको फीटल हार्ट रेट असेस करनी है तो कब हो जाएगी? 8 to 10 वीक पे अपन यूएसजी से असेस कर सकते हैं। एंड स्टेथोस्कोप या फिर फीटोस्कोप से आपको असेस करनी है तो ये अपन कर सकते हैं 20th वीक पे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है यूएसजी से कब कर सकते हैं एंड स्टेथोस्कोप से कब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? स्टेथोस्कोप की डिस्कवरी, डिस्कवर किसने किया था स्टेथोस्कोप को? तो स्टेथोस्कोप को डिस्कवर किया था रेने लिनेक ने क्या किया था? स्टेथोस्कोप को डिस्कवर किया था। दूसरा, थर्मोमीटर को किसने डिस्कवर किया था? गैलीलियो गैलेलिक ने थर्मोमीटर को डिस्कवर किया था। और अगर एग्जामिनर और डी पूछ ले आपसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर किसने डिस्कवर किया था, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर डिस्कवर किया था थॉमस क्लीफोर्ड ने। ओके, इसके बाद में बीपी इंस्ट्रूमेंट स्पाइग्नोमिनोमीटर, ये किसने डिस्कवर किया था? ये किया था सैमुअल सिगमंड कार्ल रिटन ने। ठीक है, सैमुअल सिगमंड कार्ल रिटन ने क्या किया था? स्पाइग्नोमिनोमीटर को डिस्कवर किया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पिनार्ड स्टेथोस्कोप से अपन क्या कर सकते हैं? फीटल हार्ट रेट को असेस कर सकते हैं। फीटल हार्ट रेट कब असेस कर सकते हैं? स्टार्ट कब होता है? 15th डे ऑफ द गेस्टेशनल पीरियड, और 21 डे से फीटल एज के अंदर फीटल हार्ट रेट है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ऑल आर द कार्डिनल साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया एक्सेप्ट। ठीक है, कार्डिनल साइन है प्री एक्लेम्सिया के। जैसे आपको पता है कार्डिनल साइन मीन्स क्या हो गया? मोस्ट इंपोर्टेंट साइन, ऐसे जो उस डिजीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं उनको अपन बोलते हैं कार्डिनल साइन। तो प्री एक्लेम्सिया का कार्डिनल साइन है ऑप्शन के अंदर सब है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। ऑप्शन है हमारे पास में प्रोटीनूरिया, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, एडिमा और वेट लॉस। तो कौन सा ऐसा साइन है जो एक्सेप्ट है, कार्डिनल साइन में काम में नहीं लिया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले अपन थोड़ा बात कर लेते हैं प्री एक्लेम्सिया के बारे में। तो प्री एक्लेम्सिया क्या है? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हाइपरटेंशन अगर है तो ये कंडीशन कैसे हो जाती है? प्री एक्लेम्प्टिक की कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन में पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाता है? 140/90 टू लेके 160/110 mm ऑफ Hg तक यहाँ पे प्रेशर रहता है। प्लस यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन यूरिया भी यहाँ पे देखने को मिलता है, लेस देन 2 ग्राम विद इन 24 आवर। या फिर अपन इसको रैंकिंग दे तो 1+ वाली यहाँ पे रैंडम अपने को यहाँ पे प्रोटीन यूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ये कब क्या मेथड है इसके लिए? कैसे अपन असेस करते हैं? डीप स्टिक मेथड से। डीप स्टिक मेथड से अपन क्या करते हैं? प्रोटीन को यहाँ पे असेस कर सकते हैं अपन और ये रैंकिंग दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है? पेशेंट को क्या हो रहा है? साथ साथ में एडिमा भी हो रहा है क्योंकि यूरिन आउटपुट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, वो जो फीमेल का जो है वो फीमेल के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, इन सम केस में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिन का लेवल भी बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पे देखो एडिमा हो रहा है तो वेट लॉस यहाँ पे पेशेंट को नहीं होगा, क्या होगा? वेट गेन होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्या पूछा है? एक्सेप्ट पूछा है तो वेट गेन होता है ना कि वेट लॉस। तो ये तीनों साइन कौन से हैं? कार्डिनल साइन। ओके, ये तीनों साइन कौन से होते हैं? कार्डिनल साइन हो जाता है। एडिमा हो रहा है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। ठीक है,
तो अब देखिए इसके अलावा और क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक कंडीशन और होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया की प्री एक्लेम्सिया को अपन एक्लेम्सिया कब कहेंगे प्री एक्लेम्सिया को एक्लेम्सिया, इसको अपन बोलेंगे हाइपरटेंशन विद कन्वल्जन्स। ठीक है, जब प्रेग्नेंट लेडी को जब हाइपरटेंसिव वाली कंडीशन तो रहती है, मतलब प्री एक्लेम्सिया कंडीशन तो है उसको, बट उसको साथ साथ में कन्वल्जन्स भी शुरू हो गए हैं। कन्वल्जन्स भी कौन से, ग्रांड माल सीजर्स यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन कौन सी आ जाती है, एक्लेम्सिया की वाली कंडीशन। एक्लेम्सिया का दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज फ्लैश ऑफ लाइटिंग। ठीक है, एक्लेम्सिया को अपन क्या कहते हैं, फ्लैश ऑफ लाइटिंग भी अपन कहते हैं। ओके, इसके बाद में देखिए यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस अपन क्या रखेंगे। तो एक्लेम्सिया की यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस अपन क्या रखते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, एक्लेम्सिया की। ठीक है, तो इसका देखो क्वेश्चन क्या बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिथियम ड्रग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम सल्फेट से पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसका, थेराप्यूटिक लेवल। तो मैग्नीशियम सल्फेट का थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है, 4 to 7 मिली इक्वलेंट पर लीटर। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 4 to 7 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अगर किसी पेशेंट में मीडियम मैग्नीशियम सल्फेट चल रही होती है तो आपको कुछ चीजें असेस करनी होती है। क्या असेस करोगे, अगर मैग्नीशियम सल्फेट की का लेवल अगर यहाँ पे 7 to 10 यहाँ पे पहुंच चुका है, तो ये क्या कोज करवाता है, ये यहाँ पे पटेलार जो रिफ्लेक्स है, पटेलार रिफ्लेक्स यहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स पटेलार रिफ्लेक्सेस डिसअपियर। ठीक है, इसके बाद में अगर इसका लेवल 10 to 15 पहुंच चुका है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का लेवल जो है वो ऑप्टिमम रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को असेस करना होता है जब अपन मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग देते हैं। इसके बाद में अगर 15 टू यहाँ पे 20 हो गई, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कार्डियक कंप्रेशन शुरू कर देना है। ठीक है, कार्डियक कंप्रेशन शुरू कर देना है, सीपीआर यहाँ पे शुरू कर देना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे सीपीआर आपने शुरू नहीं किया है और मोर देन 20 पहुंच चुका है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेशेंट को अरेस्ट आ जाएगा और पेशेंट जो है वो डेथ हो सकती है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी, ये सारी टॉक्सिसिटी है। तो टॉक्सिसिटी से क्वेश्चन बनता है अर्ली साइन। तो अर्ली साइन ऑफ टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होगा, अब्सेंस डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ये अर्ली साइन है जो कि आपको 7 to 10 के यहाँ पे यहीं पे आपको पता लग जाएगा। डीप टेंडन जो है वो पटला रिफ्लेक्स है वो डिसिपियर होना शुरू हो जाएगा, तो आपको यहीं पे पेशेंट को है वो असेस कर लेना है। ठीक है, आगे जाकर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस ये सब तो चीजें होती ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्लेम्सिया। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बन सकता है, प्री एक्लेम्सिया की ड्रग आपसे पूछ ले। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया की ड्रग आपसे पूछ ले, तो प्री एक्लेम्सिया में क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन अपन कब बोलेंगे, जब इंक्रीज ब्लड प्रेशर आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, एंड ये नॉर्मल कब हो जाएगा, डिलीवरी आफ्टर 48 आवर्स। मतलब ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद में क्या हो रहा है, बीपी बढ़ रही है, साथ में आफ्टर 48 आवर्स के बाद में क्या हो रहा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर कौन सी होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, लाबेटालोल। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हाइपरटेंशन या फिर पीआईएच की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, लाबेटालोल। ठीक है, इसके बाद में एक और एमसीक्यू, एल्फा मैथिल डोपा, ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इन सब का। अल्फा मैथिल डोपा ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है, क्रोनिक हाइपरटेंशन।
ठीक है। क्रोनिक हाइपरटेंशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन अपन कब बोलते हैं? प्रेगनेंसी से पहले भी हाइपरटेंशन था और प्रेगनेंसी के बाद भी हाइपरटेंशन है फीमेल को, तो वो आता है किसमें? क्रोनिक हाइपरटेंशन वाली स्टेज के अंदर। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस किसको मानते हैं? अल्फा मेथाइल डोपा की, और लेबेटालोल इसकी, एंड मैग्नीशियम सल्फेट एक्लेम्सिया की। तो और क्या क्वेश्चन बन सकता है? मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पूछ लेते हैं। ये कैसा एजेंट है? ये टोकोलाइटिक एजेंट होता है। ठीक है, टोकोलाइटिक एजेंट होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नीशियम सल्फेट और किसमें अपन दे सकते हैं? और किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम सल्फेट? MgSO4। ये अपन दे सकते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस में। ठीक है, स्टेटस अस्थमेटिकस में भी मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, और एक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। दूसरा और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसका? एंटीडोट, अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या एंटीडोट होगा? तो इसका एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, तो मैग्नीशियम स्टॉप कब कर देना है? अगर रेस्पिरेटरी इस मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिसिटी हो रही है तो स्टॉप कब करना है आपको? अगर यहाँ पे लेस देन 12 यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट हो रही है तो स्टॉप कर दो। ठीक है, साथ साथ में यूरिन आउटपुट अगर लेस देन 30 ml पर आ रहा है तो स्टॉप कर दो। ओके, तो ये सब चीजें हमें क्या करना है? असेस करना है। ठीक है, और साथ साथ में मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो अपन यूज में ले सकते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट है तो ये अपन प्री टर्म लेबर। ठीक है, एक लाइन और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, प्री टर्म लेबर किसी फीमेल में हो रहा है तो इसके अंदर अपन कौन सी दे सकते हैं? MgSO4 टॉक्सिसिटी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ये कौन सी ड्रग है? टोकोलाइटिक एजेंट है। ओके, तो ये भी अपन काम में ले सकते हैं। अगर एग्जामिनर पूछ ले तो अच्छी बात है, अपना क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने RNCC से आपने ये चीज सीख ली है। ओके, अभी अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पे। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम? देखिए, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम का मीन्स क्या हो जाता है? यहाँ पे कोई फीमेल है तो वो क्या करती थी? यहाँ पे एल्कोहल कंजप्शन करती थी। एल्कोहल कंजप्शन उसने प्रेगनेंसी में भी किया और प्रेगनेंसी के बाद में भी क्या वो कंटिन्यू रख रही है। बट यहाँ पे जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो बेबी को यहाँ पे क्या होगा? बेबी को भी जब प्लेसेंटा के थ्रू एल्कोहल का ट्रांसफर होता रहता है तो मदर को यहाँ पे जो एल्कोहल आफ्टर बर्थ बेबी को एल्कोहल नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेबी के अंदर एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपने को ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है? या फिर अगर आपसे नॉर्मली इस क्वेश्चन में एक तो अपन उसमें भी बात करते हैं, दूसरा आपसे सिंपल है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, तो इसके अंदर अपन कौन सी ड्रग है? ऑप्शन हमारे पास में क्या है? क्लोरडाइजेपेक्साइड, लाबेटालोल, मेटोक्लोरप्रोमाइड या फिर डिगोक्सिन। तो देखिए, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के लिए अपन ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रखते हैं? क्लोरडाइजेपोक्साइड। ठीक है, सिंपली आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है कि एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? क्लोरडाइजेपोक्साइड। तो एग्जामिनर आपको क्लोरडाइजेपोक्साइड नहीं देके क्या दे सकता है? इसका दूसरा नाम क्या है? लिब्रियम। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, लिब्रियम इसका दूसरा नाम है। एग्जामिनर लिब्रियम से भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि ये मोस्टली मार्केट में लिब्रियम नेम से मिलती है। ठीक है, तो लिब्रियम से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। दूसरा दूसरा लाबेटालोल, अभी हमने डिस्कस किया था किसके अंदर? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में। मेटाक्लोप्रोमाइड, मेटाक्लोप्रोमाइड के अंदर एक तो अपने को ये GI सिस्टम के अंदर काम में आती है, दूसरा ये क्या करती है? ब्रेस्ट मिल्क के ये सिक्रेशंस को ये क्या करती है? बढ़ा देती है। क्या इसको क्या बोलते हैं? रेगलान भी इसको अपन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट डिगोक्सिन। डिगोक्सिन को अपन कहाँ यूज में लेते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर अपन क्या लेते हैं? डिगोक्सिन को अपन काम में लिया जाता है। ओके, इसके बाद में मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पे। पार्किंसंस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिशियंसी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, पार्किंसन डिजीज किसी पर्सन को हुई है तो अब ये कैरेक्टराइज्ड है, क्यों है? किसके लिए? कि इसके अंदर क्या होता है? डिफिशियंसी होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डिफिशियंसी होती है पार्किंसन डिजीज में? तो देखिए, ऑप्शन हमारे पास में डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, सीरोटोनिन और गाबा। तो इसका हमारा जो आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पार्किंसन में क्या होता है? डोपामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़े सा देख लेते हैं पार्किंसन के बारे में। तो पार्किंसन किस प्रकार की प्रॉब्लम है? पार्किंसन एक डिजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट रहता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती है उसका क्या देखने को मिलता है? नर्व सेल
destruction into basal ganglia and substantia nigra, ठीक है, substantia nigra of mid brain। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर है, किस प्रकार डिसऑर्डर, डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। डीजनरेटिव मींस जो नर्व सेल्स है वो उनका यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। कहाँ पे, नर्व सेल डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन के कौन से पार्ट में, बेसल गैंग्लिया और सबस्टेंसिया नाइग्रा का। तो देखिए यही दोनों इंपॉर्टेंट चीज होती है जो किसका रिलीजन कराते हैं बॉडी के अंदर, डोपामीन का। तो अब जब इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो ये क्या होगा, डोपामीन की डिफिशियंसी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, डोपामीन की डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है। तो पार्किंसन डिजीज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, अगर बच्चों के अंदर पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है तो इसको हमने क्या नाम देते हैं अपन, हाइपो काइनेटिक रिजिड सिंड्रोम, ठीक है। अगर बच्चों के अंदर इन चाइल्ड्स, ठीक है, अगर बच्चों के अंदर यहाँ पे पार्किंसन डिजीज की कंडीशन अराइज होती है तो इसको हमने क्या नाम दिया, हाइपोकाइनेटिक रिजिड सिंड्रोम। इसके बाद में देखिए सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं अपन पार्किंसन डिजीज की, ठीक है। साइन सिम्टम में सबसे पहले देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है, आपसे पूछेगा अर्ली साइन, अर्ली साइन ऑफ पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होगा, रेस्टिंग, रेस्टिंग ट्रेमर्स। रेस्टिंग ट्रेमर्स भी कैसे, पिल रोलिंग, ठीक है, फिंगर्स के यहाँ पे आसपास में वो क्या करेगा, मूवमेंट करवाता रहता है, ठीक है। तो इसके अपन क्या बोलते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर्स। रेस्टिंग ट्रेमर्स के बाद में क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकाइनेशिया। ब्रेडिकाइनेशिया के अंदर क्या हो जाएगा, बॉडी के मूवमेंट कैसे हो जाएंगे, स्लो मूवमेंट, ठीक है, बॉडी के मूवमेंट स्लो हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेडिकाइनेशिया। उसके बाद में क्या क्वेश्चन के अंदर आता है, हाइपोकाइनेशिया। हाइपोकाइनेशिया के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं बॉडी के मूवमेंट, स्लो नहीं होते हैं, डिक्रीज भी हो रहे हैं साथ साथ में। उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, एकाइनेशिया, मतलब क्या, पर्सन जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया के मीन्स के अंदर क्या हो जाएगा, पर्सन जो है वो यहाँ पे शुरू तो ऐसे ऐसे करेगा, फिर एकदम ऐसे छोटे 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 वर्ड के अंदर कन्वर्ट, हैंड राइटिंग उसकी ऐसी हो जाएगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोग्राफिया। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास्क लाइक फेस। तो मास्क लाइक फेस भी किसमें देखने को मिलता है, पार्किंसन डिजीज के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फेशियल मसल्स भी यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, फेशियल मसल काम नहीं कर पाती तो ड्रूलिंग्स देखने को मिलेगी, ठीक है। सलाइवा जो है वो माउथ से बाहर आती रहेगी, ड्रूलिंग। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। इसके बाद में डिस्फोनिया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, पर्सन जो है वो बात नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्लो पिच, मतलब उसकी जो स्पीच है वो पुअर हो जाएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, डिस्फोनिया। नेक्स्ट, पर्सन का जो गेट कैसा हो जाएगा, गेट मीन्स मूवमेंट, वो चलते फिरता कैसा है, तो गेट कैसा हो जाएगा उसका, सफलिंग। तो सफलिंग गेट ये देखने को मिलता है किसमें, पार्किंसन डिजीज में। साथ साथ में क्या हो जाएगा, डिमेंशिया की कंडीशन भी आती है। डिमेंशिया मीन्स मेमोरी भी उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। ये सब चीजें किसमें देखने को मिलती है, पार्किंसन डिजीज में ये सारे कंडीशंस देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, कोगविल रिजिडिटी देखने को मिलती है, पर्सन की बॉडी में कैसी रिजिडिटी, कोगविल, आगे झुक जाता है पेशेंट, ठीक है, जब चलता है तो वो आगे झुका हुआ चलता है, ठीक है। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या बनता है, इसके ट्रीटमेंट से। तो ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या देते हैं, पार्किंसन डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा, ठीक है। लिवोडोपा और कार्बिडोपा दोनों साथ में क्यों देते हैं, ताकि क्या होता है कि डोपामीन को जो है वो इफेक्टिव तरीके से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करवा के ब्रेन में पहुंचाया जा सके, इसलिए लिवोडोपा कार्बिडोपा दोनों को साथ में देते हैं। साथ में अवॉइड विटामिन B6। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन को अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो क्या करता है, लिवोडोपा का ये पेरीफेरली पेरीफेरली यहाँ पे क्या कर देता है, यूटिलाइजेशन करवा देता है लिवोडोपा का, इसलिए वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं विटामिन B6 को। और अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है,
विटामिन B6 किसके साथ देते हैं? आइसोनियाजिड के साथ में, ताकि पेरिफेरल न्यूराइटिस से बचाया जा सके। ठीक है, ध्यान में रखना, आपको कंफ्यूज नहीं करना है और आपको पढ़ना ऐसे ही है कि एक चीज से दूसरी चीज आपके लिंक होनी चाहिए। अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉज बाइटोड स्पॉट एंड जेरोप्थेल्मिया? कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से एक तो बाइटोड स्पॉट देखने को मिलेगा, दूसरा जेरोप्थेल्मिया की कंडीशन देखने को मिलती है? कौन से विटामिन की डिफिशियंसी के? डी, के, ए और ई। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बायोट स्पॉट किसमें देखने को मिलेगा? ये हमारा डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए के अंदर हम क्या देखते हैं? बायोटोट स्पॉट की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है? वैक्सीनेशन अपन प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वैक्सीन जो है वो कितनी लगाते हैं? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन क्या करते हैं? फर्स्ट डोज देते हैं। कैसे देते हैं? इंपॉर्टेंट है, ओरली। ठीक है, ओरली अपन फर्स्ट डोज देते हैं। कब देते हैं? ये देते हैं 9 मंथ से शुरू करते हैं एंड 16 वीक तक ये अपन प्रोवाइड करवा देते हैं। सॉरी, 16 मंथ तक जो है अपन 5 साल की एज तक अपन क्या करेंगे? बच्चे को कंप्लीट विटामिन ए की जो डोज है वो लग जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कब देंगे अपन? 9 मंथ पे, उसके बाद में 18 पे, उसके बाद में 24 पे, उसके बाद में 30 पे, उसके बाद में 36 पे, 36 के बाद में 42 पे, उसके बाद में 48 पे, उसके बाद में 54 एंड 60। ठीक है, क्या हो गया? 9 मंथ टू 5 ईयर की एज में हमें क्या कर देना है? वैक्सीनेशन कंप्लीट कर देना चाहिए विटामिन ए का। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि बायोटोड स्पॉट और जेरोप्थेल्मिया से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को। ठीक है, फर्स्ट डोज, तो फर्स्ट डोज कितनी लगा दी अपन ने? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये कौन सी लगाएंगे अपन? 9 मंथ पे कितनी लगा दी? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब आफ्टर 9 पे अपन कितनी लगाएंगे? ईच मतलब 18 टू लेके 16 मंथ तक अपन कितनी लगाएंगे? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 17 लाख। ठीक है, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगी टोटल। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में ये हो गया हमारा क्या? विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में बात कर ली। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से और क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो सबसे पहले एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है? अर्ली अर्ली सिम्टम क्या हो जाएगा विटामिन ए डिफिशियंसी का? अर्ली सिम्टम क्या हो जाएगा विटामिन ए डिफिशियंसी का? नाइट ब्लाइंडनेस। एंड अर्ली साइन क्या हो जाएगा? जेरोप्थेल्मिया। ठीक है, ध्यान में रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ओके, विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स क्या है? बीटा कैरोटीन। ठीक है, विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है बीटा कैरोटीन के अंदर। विटामिन ए किसको बोलते हैं? रेटिनॉल को। इसके बाद में देखिए विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी से डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या रोग हो जाता है? चाइल्ड्स के अंदर अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है तो क्या हो गया यहाँ पे पेशेंट को? रिकेट्स। एंड एडल्ट के अंदर हो गया तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ओस्टियो मालेशिया। ठीक है, इसके बाद में विटामिन के विटामिन के को अपन क्यों यूज में लेते हैं? प्रिवेंट ब्लीडिंग रिस्क। ठीक है, ब्लीडिंग रिस्क से प्रिवेंट करवाता है बच्चों को। क्यों करवाता है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ न्यूबॉर्न की जो इंटेस्टाइन होती है वो स्टेराइल होती है, वहां पे नॉर्मल फ्लोराज प्रेजेंट नहीं रहते हैं। नॉर्मल फ्लोराज रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा रेस्पॉन्सिबल रहते हैं क्लोटिंग फैक्टर को बनाने के लिए 2, 7, 9, 10 बाय द हेल्प ऑफ लीवर। ठीक है, तो अब ये 2, 7, 9, 10 बनेंगे नहीं तो यहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी किसमें? बच्चों के अंदर। तो बच्चों को ब्लीडिंग टेंडेंसी से बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या देते हैं? विटामिन के का अपन यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। ठीक है, ओके, तो आपको याद रखना विटामिन के भी अपन यूज में लेते हैं। ओके, सो इसी के साथ ही विटामिन ई, एक और MCQ। विटामिन ई किसके लिए काम में लेते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। ये टोकोफेरोल किस में काम में लेते हैं? इंक्रीज हेल्दी स्किन। ये क्या करता है? हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है अपनी क्लास के। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। हम अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पे। केज क्वेश्चनियर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल डिसऑर्डर? देखिए, केज क्वेश्चनियर के बारे में आपसे पूछा गया है। एक कुछ क्वेश्चंस की सीरीज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? केज। यूज्ड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल डिसऑर्डर।
तो ये कौन से बिहेवियरल डिसऑर्डर के लिए काम में ली जाती है? इजी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है आपके आ जाए एग्जाम में। तो ऑप्शन हमारे पास में क्या है? एल्कोहल स्क्रीनिंग, हेरोइन स्क्रीनिंग, ओपियोड स्क्रीनिंग या फिर नैलोक्सोन स्क्रीनिंग। तो क्रेज क्वेश्चनियर के बारे में पूछा गया है। तो क्रेज जो केज क्वेश्चनियर है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं किससे, जो पर्सन एल्कोहल कंज्यूम करता है। तो एल्कोहल स्क्रीनिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? केज क्वेश्चनिंग करते हैं। तो केज क्वेश्चनिंग किस लिए करते हैं? अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से एल्कोहल को छोड़ना चाहता है, उसके लिए अपन क्या करते हैं? अपन को मानने के लिए कि हाँ भाई ये तैयार है छोड़ने के लिए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? केज अपन को क्वेश्चंस बनाया अपन ने, CAGE, ठीक है, ये केज क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अपन क्या पूछते हैं? किसी पर्सन से सबसे पहले हम बात करते हैं कट डाउन को, क्या आप छोड़ना चाहते हो एल्कोहल? वो जवाब देगा यस और नो में। दूसरा, एनोइड, क्या आपको ये एल्कोहल कंज्यूम करने के बाद आपको गुस्सा आता है? तो ये यस और नो में। उसके बाद में वो आपसे पूछेगा गिल्टी, अपन उससे पूछेंगे गिल्टी, वो बोलेगा जी हाँ मैं गिल्टी होता हूँ पीने के बाद में, वो बोलेगा नहीं होता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आई ओपनिंग, ठीक है, अगर आपको सुबह उठते ही आपको एल्कोहल कंजप्शन करने की नीड होती है, वो बोलता है जी हाँ और वो बोल देता है नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन मैक्सिमम इस प्रकार से अपन कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन करते हैं, ये हो जाता है अपना केज क्वेश्चनियर। तो देखिए इसके भी कुछ स्कोर है, मतलब क्या हो गया 1 2 3 4, मतलब इसका क्या हो गया, मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया 4 एंड मिनिमम स्कोर कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये अपन किसके लिए केज क्वेश्चनियर किसके लिए काम में लेते हैं? एल्कोहल स्क्रीनिंग के लिए। अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। हाउ टू क्लीन बेड सोर वुंड। तो बेड सोर के जो वुंड होते हैं उनको कैसे क्लीन करना होता है? इजी क्वेश्चन है बट गलत हो जाता है कई बार। ऑप्शन क्या है हमारे पास में? क्लीन पेरीफेरी टू सेंटर, क्लीन सेंटर टू पेरीफेरी, क्लीन इनर टू आउटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमें बेड सोर का अपन वुंड क्लीनिंग कैसे करनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसके अंदर हमें क्या करना होता है? पेरीफेरी टू सेंट्रली अपन क्या करना है? क्लीनिंग करनी होती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या थोड़ा उल्टा है, ठीक है। जब वुंड केयर करते हैं अपन तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं? सेंट्रल टू पेरीफेरी करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल वुंड्स के अंदर। बट अगर बेड सोर होता है तो बेड सोर को अंदर क्या करते हैं? सेंट्रल को मोर कंटामिनेट होता है बजाय डिस्टली। तो पेरीफेरी टू सेंट्रली हमें क्या करना होता है? क्लीनिंग करते हुए आना है, ठीक है। ये हमारा वुंड है तो हमें पेरीफेरी टू सेंट्रली साइड में हमें क्लीन करते हुए आना है, ओके। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमारी टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है, जो कि एसजी पीजीआई के लिए और पीजीआई के लिए हम टेस्ट सीरीज रन करवा रहे हैं हमारी ऑफिशियल ऐप पे, जो कि आप आरएनसीसी के नाम से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। हमने प्राइस भी अफोर्डेबल प्राइस रखी है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी बाई करने में। और आपके प्रिपरेशन में देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कितनी भी आप एमसीक्यू सेशन देख लो, बट जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को अच्छा आप रेस्पॉन्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमेंट्स वगैरह कीजिए। जाके आप कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या डाउट्स वगैरह लगे क्लास में, तो वही कमेंट्स चाहिए हमें। अगर आपके डाउट्स वगैरह हो तो हम उनको क्लियर कर सकें। और बाकी प्रकार के आप कमेंट वगैरह ना ही करें, केवल डाउट्स वगैरह हो आप बता दीजिए, तो हम उसको सोल्व कर देंगे। बाकी गिव अ थम्स अप टू आवर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।